नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, हिंदी टीजीटी पीजीटी 2016 साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए 10 प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें सवाल हमारा और जवाब भी हमारा रहता है। तो ये श्रृंखला लगातार चलाई जा रही है, करीब 2 महीने से चल रहा है और इसमें भाग 53 यानी 52 भाग हो चुके हैं। 53वां भाग लेकर हम आए हैं, जिसमें 52 भाग के आपको जवाब देंगे और 53वें भाग में आपको सवाल मिलेगा जो कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जवाब देने होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम चल गया होगा, पता चल गया होगा कि टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू जो है 10 नवंबर से लगा है और पीजीटी का जो है 6 नवंबर से लगा है। तो 16 दिसंबर तक गया है टीजीटी और पीजीटी 10 दिसंबर तक ही गया है। तो जो पीजीटी का रिज़ल्ट है वो लगभग 25 नवंबर तक आ जाएगा। पीजीटी का रिज़ल्ट पहले आ जाएगा, यानी 10 से समाप्त हो रहा है। इसके बाद एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर आपका पीजीटी का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा, ताकि पीजीटी वाले जो अभ्यर्थी हैं वो टीजीटी में ना जा पाएँ। मान के चलिए आपका बीच में छुट्टी है, इसलिए उनका रिज़ल्ट जारी हो सकता है। और बता दें कि जो तैयारी करने वाले हैं, जो किसी वश कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया इंटरव्यू के लिए, वो घबराएं ना। वो पूरी तरह से एकदम तैयारी में लगे रहें। उनके लिए समझ लीजिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इसलिए फ़ायदे हैं कि अब उनको इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, बस परीक्षा क्वालिफाई करिए, एलटी की तरह आपका परीक्षा होगा, जिसमें अब आपको एकदम आसानी है। बस परीक्षा की तैयारी करिए, बाकी आपका जो है ना इसमें सोर्स लगाने की ज़रूरत है कि इंटरव्यू है तो पैसा देना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये सब समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं कि उनका पीएचडी है तो 10 नंबर मिलेगा, मेरा पीएचडी नहीं है तो 0 नंबर मिलेगा। वो एमएड किए हैं तो उनको 20 नंबर मिल जाएगा, पीएचडी एमएड मिला के, यानी 10-10 नंबर का वेटेज मिलता था। तो ये सब समस्याएं अब आप लोग के लिए समाप्त हो गई हैं। जो 2020 की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से आप लोग को पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए, जो टीजीटी पीजीटी वर्तमान में आपका इंटरव्यू होना है उनके लिए पहले हम तैयारी में जुटे हुए हैं और उनके लिए 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ गए हैं। तो आप सभी लोग चैनल को, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक कर देंगे, क्योंकि देखने वाले तो बहुत हैं लेकिन लाइक करने वाले बहुत कम रहते हैं। भूल जाते हैं कि बस वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो लाइक अवश्य कर दिया करिए, ठीक है। आपको बस टच करना और उसमें कुछ नहीं करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में जाकर उसको लाइक लिखना है, सब कुछ नहीं करना है। बस आपको टच करिए, वो अपने आप लाइक हो जाएगा। लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके मोबाइल पर सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न के जवाब आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने अब आ चुका है, आप देख रहे हैं। हिंदी में लिखा हुआ सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? जी हाँ, हिंदी में लिखा हुआ, यानी कहने का मतलब ये है कि हिंदी मतलब लिखा गया, हिंदी भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है, ये आपको बताना है। ये हम आप लोग बताए थे तो ये सही है, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज जो है ये हिंदी में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। और ये पूछा जाएगा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा है, तो आपका दासी वाला होगा, ठीक है। ये हिंदी में लिखा गया और फ्रेंच में लिखा गया है, ठीक। बस इतने फ़र्क है, जो शिव सिंह सिंगर द्वारा लिखा गया। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, खर प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो आपको बताया गया था प्रत्याहार 42 होते हैं। तो आपसे वहाँ ऐसे ही पूछेंगे, आप जब बैठेंगे जाके तो अच्छा बताइए खर प्रत्याहार
के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो आपको आता होगा तो आप अच्छे से बताइए, और पूरा विश्वास है कि आप लोग को आ रहा होगा। तो इनके अंतर्गत आते हैं 13 वर्ण। कितने आते हैं? 13 आते हैं। तो हम आपको गिन के बता देते हैं। उसके लिए देखो, आपको गिनना कैसे है। खा से गिनना है। खा, फा, छ, ठ, थ। खफ छठत, च, ट, त, व। तो खफ छठत चटतो, यानी वा के नीचे हलंत लगा देंगे, क्योंकि आपका एक सूत्र यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद आता है कपय सससर, स, स, इसके बाद सर, यानी कपय सस सर। तो इतने वर्ण आपके आ गए हैं। अब इसमें बताया जाता है कि आप लोग जान रहे हैं कि जो माहेश्वर सूत्र है उसके जिस वर्ण पर हलंत लगा रहता है उसकी गणना नहीं होती। तो आप अब गिन सकते हैं कौन कौन से वर्ण हैं। देखिए, खा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसकी गणना नहीं हो क्योंकि हलंत लगा हुआ है। 10, 11, इसकी गणना नहीं होगी क्योंकि हलंत लगा हुआ है। 12 और 13, यानी कहने का मतलब जितने आपके अघोष हैं वही आपके खर प्रत्याहार होते हैं। कहने का मतलब यह है, हर वर्ग का पहला और दूसरा तीनों सा अघोष, बाकी सब सघोष होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा है त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य किस कवि का उपनाम है? तो ये त्र्यंबका वीर राघवाचार्यम तो आपके रांगे राघव, रांगे राघव का ये मूल नाम था। इनका उपनाम है रांगे राघव। ठीक है, ये जानते होंगे आप। ये 3 प्रकार के उपन्यास लिखे हैं, जीवनी परक, फिर इसके बाद ऐतिहासिक, फिर एक ग्रामीण संबंध लिखे हैं। तो जीवनी में आप लोग जान रहे हैं, लोई का ताना, यशोधरा जीत गई, लखिमा की आंखें, ठीक है, ये मेरी भव बाधा हरो, ये सब अन्य रचनाएं लिखे हैं। रत्ना की बात, ये सब इनकी रचनाएं हैं। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। सर्वांग निरूपक के कुछ कवियों के नाम बताइए। तो सर्वांग निरूपक में आपके आते हैं चिंतामणि, कौन हो गए? देव, भिखारी, अमीर दास, ठीक है, कुलपत मिश्र, इत्यादि इत्यादि। ये सब 4-5 आप जानते रहिए, बस ज़्यादा नहीं आपको याद करना है। बस 4-5 आपको याद होना चाहिए, वहाँ एकदम दिमाग में ये रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके सर्वांग निरूपक। सर्वांग का मतलब बताएं सभी अंगों का, यानी सर्वांग यानी सर्वधन अंग, यानी रस छंद अलंकार। पांचवा था त्रिफला, शब्द में क्या क्या आता है? यानी त्रिफला जो है, त्रिफला के अंतर्गत आता है। तो क्या क्या उसमें है देख लीजिए। सबसे पहले है, पहले और बात से नहीं मतलब, पहले आप लिख सकते हैं आंवला, दूसरा हर्र, सुने होंगे हर्र, तीसरा जिसको हर्रे बोलते हैं वो हर्र है, ठीक है, और चौथा है बहेड़ा। क्या है? बहेड़ा, ठीक है, आंवला, हर्र, बहेड़ा, ये तीनों त्रिफला के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें तीन फला का मतलब, ये जो आपका देखेंगे तीसरे इसी तरह रहेगा जैसे आंवला है, तो इसमें 3 ही फाल होते हैं, 1, 2, 3, इसलिए तो त्रिफला कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6वां है कर्मधारय समास की परिभाषा बताइए। जी हाँ, कर्मधारय समास की परिभाषा बताना था, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको बताए भी हैं। बाकी जो बच्चा हम उसको बता देते हैं। कर्मधारय समास, तो सबसे पहले आपको शुरू करना होता है यहाँ से कि जिस समास का चाहे उत्तर पद हो, चाहे पूर्व पद हो, चाहे दोनों पद हो, चाहे कोई ना हो, उसे शुरू करना है। तो जिस समास का अधिक कर्मधारय के लिए बता रहे हैं, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है,
और उसमें उपमेय उपमान विशेषण, एक उपमेय एक उपमान और एक विशेष और एक विशेषण रहता है, उसी को हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक, जैसे हमने यहाँ लिख दिया चंद्रमुख। ठीक, अब आपको बता दें, स्क्रीन नहीं चल रहा है, चंद्रमुख, इसमें देख लीजिए एक हो गया चंद्र, एक है मुख। तो यहाँ देखो विशेषता बताई जा रही है कि उपमा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको यहाँ भी पैसे पूछे जाएंगे। अच्छा बताइए, चंद्रमुख में विशेषता विशेषण है कि उपमेय उपमान है? तो इसमें उपमेय उपमान है। ठीक है, तो यहाँ मुख की उपमा चंद्रमा से दिया जा रहा है, मुख की उपमा चंद्रमा से दिया जा रहा है। तब आपको उपमेय और उपमान याद रखना होगा। उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक, और इसके बाद जैसे हो गया आपका नीलमणि। क्या हो गया, नीलमणि। इसमें विशेष और विशेषण है, विशेषता बताई जा रही है। मणि की विशेषता कैसा है, नीला है। आप लोग इतना जान रहे। छठा प्रश्न, हिंदी में आगत स्वर कौन सा है? तो किसी ने बताया था कि का, फा, जा, फा, ये मान रहे हैं लेकिन वो स्वर नहीं है। ध्यान से देखिए, वो व्यंजन है। हम स्वर की बात कर रहे हैं। हिंदी में आगत स्वर कौन है? तो आप व्यंजन बताए हैं, तो आपका वो गलत है। हम नहीं कह रहे हैं कि, लेकिन आप थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे। वहाँ आपको ध्यान देना होगा। स्वर पूछ रहे हैं, व्यंजन पूछ रहे हैं, उपमेय पूछ रहे हैं, उपमान पूछ रहे हैं, विशेषण पूछ रहे हैं, विशेषण विशेषता पूछ रहे हैं। ये छोटे छोटे बात आपको ध्यान रखने हैं। तो आगत स्वर आपका है आ, जिसको बोलते हैं क्या, आ, यही आपका आगत स्वर है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या लगता है, जिसको बोलते हैं अर्धचंद्र कौट बिंदी, यही आपका आगत स्वर होता है। विदेशी स्वर है ये, जिस पर लग जाता है। इतना भी ध्यान रखिए, जिस अक्षर पर या वर्ण पर या शब्द में जो इसमें लग जाता है, रहता है, तो ये ऑलरेडी अंग्रेजी हो जाता है। अंग्रेजी के शब्द पर ही लगता है। जैसे देखेंगे डॉक्टर, ऑफिसर, ठीक है, डॉन, डॉल, हॉस्पिटल इत्यादि, ये सब क्या है, अंग्रेजी के शब्द हैं। तो अंग्रेजी आप जान ही रहे हैं, विदेशज है, आगत है। आठवां, वीर रस कितने प्रकार के होते हैं? तो इसको भी आपको बताना। वीर रस 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें आपका देख लीजिए दानवीर, कर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर। ये 4 आपके वीर रस के प्रकार होते हैं। जैसे श्रृंगार रस है 2 प्रकार, वियोग संयोग, उसी तरह वीर रस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 9वां, हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका कौन है? तो हास्य व्यंग की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मतवाला। तो कौन सी पत्रिका है, मतवाला। किसका है, निराला। इसी निराला के यानी तुक पर, मतवाला के तुक पर निराला नाम पड़ा था। यह हास्य व्यंग यानी हास्य व्यंग, समझ रहे हैं आप ना। अब अगला प्रश्न है आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, कुलपति मिश्र का बिहारी से क्या संबंध था? तो कुलपति मिश्र का बिहारी से क्या संबंध था? तो बिहारी के भांजे थे। क्या थे? बिहारी के भांजे थे। कौन? कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र या ऐसे कह सकते हैं, कुलपति मिश्र के मामा थे बिहारी। ठीक है, अगर पूछेगा कुलपति मिश्र बिहारी के क्या थे, तो भांजे। ठीक है, फिर पूछेंगे कि बिहारी कुलपति मिश्र के क्या लगते थे? ठीक है, तो मामा। अब आपके हो गए 10 प्रश्न।
के सवाल हो गया। अब आप जवाब मिल गया। अब आपको अब मिलता है आज का सवाल, जो आपको लिख कर देना है कमेंट बॉक्स में जवाब। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न रखे गए हैं जो आपको देना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सूफी संतों में कोई महिला साधिका है? बताइए। जी हाँ, सूफी संतों में कोई महिला साधिका है तो बताइए। दूसरा है द्विवेदी युग के बृहत् त्रयी कवि में कौन कौन आते हैं? तो इसको भी आपको बताना है। तीसरा है कड़वक शैली का आरंभ किससे माना जाता है? जी हाँ, किससे माना जाता है कहने का तात्पर्य यह है, नाथों से, सिद्धों से, संतों से, सूफियों से, आलवारों से, नायनारों से, किससे माना जाता है ये आपको बताना है। हम आपको समझ लीजिए बहुत विकल्प हम आपको दे दिए हैं, तो आपको बताना है ताकि आपको समझ में आ जाए क्या पूछा जा रहा है। इसी तरह पूछे कड़वक शैली का आरंभ किससे माना जाता है तो आपको बताना है। श्रुत्यानुप्रास किसे कहते हैं? जी हाँ, श्रुत्या अनुप्रास किसे कहते हैं? तो अनुप्रास 5 प्रकार के श्रुत्या, वृत्या, लाटा, अंत्या और इसके बाद श्रुत्या हो गया, अंत्या हो गया, लाटा हो गया, वृत्या हो गया, एक और है छेका। ये 5 आपके अनुप्रास के भेद हैं। 5वां प्रश्न है, एकदम समझ लीजिए। प्रश्न बहुत ही गहराई से कह लीजिए लेके आते हैं, लेकिन आपको एकदम ऊपर समझ लिए पूछा जाएगा। छोटे एकदम नॉर्मली प्रश्न है, ये सब पूछे जा सकते हैं किसी भी वक्त आपके। ठीक है, तो ये सब पूछने वाले प्रश्न हैं, छोटे छोटे से आपसे पूछे जाएंगे। विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? सम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? अर्धसम किसे कहते हैं? तो आपको बताना है विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं। 6वां प्रश्न है, 6वां, निराला जी को निराला नाम किसने दिया? निराला जी को निराला नाम किसने दिया है? 7वां प्रश्न, ब्रज भाषा की उपबोलियां बताइए। जी हाँ, ब्रज भाषा की उपबोलियां आपको बताना है कि कौन कौन सी उपबोलियां हैं। 8वां प्रश्न है, किसकी गोपियां समाज सेविका और लोक सेविका थी? यानी किसकी गोपियां समाज सेविका और लोक सेविका दोनों थी। प्रश्न बहुत ही आसान है, आप लोग बता ले जाएंगे। फिर इसके बाद है 9वां प्रश्न, हिंदी भाषा का शरदचंद्र। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, शरदचंद्र किससे कहा जाता है, देखिए गलत हो गया है। तो आपको बताना है हिंदी भाषा का शरदचंद्र किसे कहा जाता है। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी बताएंगे शरदचंद्र सही लिखा है या गलत लिखा है, ये भी आपको बताना होगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे हिंदी भाषा का शरदचंद्र किसे कहा जाता है। आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न है, भरत मुनि ने कितने काव्य गुण बताए हैं? जी हाँ, भरत मुनि ने कितने काव्य गुण बताए हैं ये आपको बताना है। तो आपके 10 प्रश्न हो गए हैं और 10 प्रश्नों के जवाब भी दे दिए हैं। अब आपको 10 प्रश्नों के जवाब देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। इसी क्रम में हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बस आप लोग इसी तरह से वीडियो को शेयर करते रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए। जितना ही लाइक शेयर करेंगे उतना ही हम प्रसन्न होकर वीडियो प्रत्येक दिन आपको देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।